तो जहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जहां पर लोकतंत्र नहीं होगा, जहां जवाबदेही नहीं होगी, जहां पारदर्शिता नहीं होगी, वहां फिर तानाशाही होगी। कि जो नेता खुद लेके गया उसका नाम लाइमलाइट में नहीं है, उस पार्टी से सवाल नहीं किया जा रहा है, और वो पार्टी विपक्ष से सवाल कर रही है मीडिया के जरिए कि आपने साजिश क्यों रची। उसको डर लगता है विपक्ष के नेताओं से जब वो सड़क पर उतरते हैं या फिर संसद के अंदर सवाल करते हैं। उसको डर लगता है हवाओं से, उसको डर लगता है समुद्रों से, उसको डर लगता है तमाम चीज़ों से। वो डरता है, तो डरता है, वो खत्म कर देना चाहता है सब कुछ, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। और ये क्यों पूछ रहे हैं विपक्ष से सवाल? आप ये देखिए, इनको एक ये है कि मुद्दे अगर सच वाले, जो असल वाले जनता के मुद्दे हैं, अगर वो सामने आए तो फिर सरकार गिर जानी है, वोट नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इनके मालिक जो है अभी भारतीय जनता पार्टी है, सबको पता है गोदी मीडिया का मालिक कौन है, तो वो इनके कहने पे ही सवाल पूछेंगे। चाहे वो जज हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, वो सारी एक विचारधारा पे चल रही है। वो विचारधारा जो चाहती नहीं गरीब मजदूर के बेटे आगे बढ़े, दलित शोषित के बेटे आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज पॉलिटिक्स की न्यूज रूम चर्चा में बात होगी 2023 13 दिसंबर को संसद भवन में हुई घुसपैठ की। असल में 2001 13 दिसंबर को संसद भवन के भीतर हमला हुआ था। उसकी बरसी के दिन संसद भवन के भीतर 6 लोगों की घुसपैठ का दावा किया गया। ऐसा कहा गया कि 6 लोगों को साजिशन तरीके से संसद भवन के भीतर लाया गया, जिसमें से 5 पुरुष थे, 1 महिला थी। 3 लोग संसद भवन के भीतर थे तो 2 लोग संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये खबर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आई तो तरह तरह के शगुफे गढ़े गए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सत्ता पक्ष के हवाले से ऐसा कहा कि ये पूरा प्रकरण विपक्ष के द्वारा रचा गया था, विपक्ष की साजिश थी और साजिशन संसद भवन के भीतर हमला कराया गया ताकि सदन की कार्यवाही ना चले। और इस पूरे प्रकरण को मीडिया ने ऐसे चलाया जैसे मीडिया ने कोर्ट बिठा के फैसला सुना दिया हो। उसके बाद खबर एक नया रुख लेती है। वो तमाम आरोपी जब जज के सामने पेश होते हैं तो बताते हैं कि उन पर जबरन दबाव बनाया गया, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए पुलिस की तरफ से ये कबूलने के लिए कि वो विपक्ष के किसी बड़े नेता का नाम लें और ये बताएं कि उनसे उनका कनेक्शन था, उनके इशारे पर ये पूरा काम किया गया। इसके बाद से ये पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ नीरज जी हैं, निवेदिता हैं, पंकज सर हैं और संदीप हैं। पहला सवाल यही आपसे पंकज सर कि पुलिस का इस तरह से सरकार के मुंह से बोले जाने वाली बात को दूसरे के मुंह से निकालने के लिए ऐसा प्रयास करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना और एक टूल की तरह इस्तेमाल होना, जैसा बार बार सीबीआई पे भी आरोप लगता है, ईडी पे भी आरोप लगता है। अब अगर पुलिस भी उसी का हिस्सा बन जाएगी तो इस देश में क्या सिस्टम बचेगा, क्या संविधान बचेगा, क्या लोकतंत्र बचेगा? देखिए राघव, पुलिस तो हमेशा से रही है। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं अगर बन गई हैं टूल सरकार की, तो पुलिस तो बहुत छोटी सी चीज़ है। पुलिस के बारे में साफ है कि जो सरकार कहती है वो करती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रताप सिम्हा जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पास इशू किए थे इन नौजवानों के अंदर जाने को। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि ये नौजवान बेरोजगारी के सवाल को बड़े पैमाने पर उठाना चाहते थे और उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि ऐसा करने से, यानी संसद में कूदने से, वहाँ पे स्मोक केन खोलने से शायद इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर इस देश में बेरोजगारी इस कदर, इस बेइंतहा तरीके से क्यों बढ़ गई है कि हर 3 घंटे में 2 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया स्टोरी है जहां भारत के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर हैं, हम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था हैं, हम विकसित भारत बना रहे हैं। तो वहाँ के नौजवान फिर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है और ये नौजवान ये उठाना चाहते थे। वो एक कानून की दृष्टि से गलत था। वो अंदर गए, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच का मसला है जिस पर निश्चित ही पूरी चिंता होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इलेक्ट्रिक शॉक दिए ये कहने के लिए कि आप कबूलें कि इसके पीछे किसी विपक्ष के नेता की साजिश थी, ये बताता है कि इस समय की जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से इस देश को चला रही है। तानाशाही का जो पूरा रवैया है वो कहां तक पहुंच गया है। और ये इस बात से भी साबित होता है कि अभी कल ही वो खबर आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें भारत सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में 93वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल वो 85वें पर था, यानी 2022 में, यानी 8 अंक की उसकी जो गिरावट है वो सिर्फ 1 साल में हुई है।
और अगर आप पिछले 9 साल का पूरा देखें तो 17 अंक की गिरावट हुई है। यानी जो मोदी सरकार लगातार ये कहती थी कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये कहकर 2014 में आई थी और वो आज भारत की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। ट्रांसपेरेंसी का जो ये रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसकी ओर से, उसके आंकड़ों के हिसाब से। तो आप सोचिए, उसमें एक और चीज है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है उस रिपोर्ट में, उसमें यह भी कहा है कि आप जो सिविल सोसाइटी है उस पर किस तरह हमला कर रहे हैं, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस तरह से हमला कर रहे हैं, आपने प्रेस को किस तरह से दबाया हुआ है, यानी भारत के लोकतंत्र को बिल्कुल पंगु बना दिया है। तो जहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जहां पर लोकतंत्र नहीं होगा, जहां जवाबदेही नहीं होगी, जहां पारदर्शिता नहीं होगी, वहां फिर तानाशाही होगी। और इस देश में इस समय की पूरी जो स्थिति है वो एक संकेत स्पष्ट है कि एक तानाशाह सरकार चल रही है, जिसको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, जो किसी भी प्रतिवाद को, किसी भी विरोध को, किसी भी प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में है और आप देखेंगे कि इस मुद्दे को, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसे मीडिया ने बिल्कुल जगह नहीं दी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि संसद पर घुसपैठ होना ये एक बड़ा सुरक्षा मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस पर पुलिस का इस तरह का रवैया कि जानबूझ करके कोई आरोपी ढूंढ लिया जाए, ये तो सुरक्षा से भी समझौता है ना। क्या पता कोई और टेंडेंसी हो, ये ढीलापन। जब आप निहित स्वार्थों के लिए, निहित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी एजेंसी का, तो दरअसल आप भ्रष्टाचार के लिए बड़े रास्ते खोलते हैं। और उस भ्रष्टाचार के रास्ते से कल कौन घुस आएगा, आतंकवादी भी घुस सकते हैं, बिल्कुल घुस सकते हैं। जब इस तरह का आपका रवैया रहेगा तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप नौजवानों को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ये वैसे भी किसी भी ह्यूमन राइट के जो कानून हैं, जो आप कैदियों के साथ या हिरासत में लिए गए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये उस भी कसौटी पर कायदे से तो इन पुलिस वालों के खिलाफ केस चलना चाहिए। आप हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक प्रताड़ना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। और ये जो लोगों ने कहा, जो आरोपित हैं, जो कहा है उन्होंने, वो कोई हवा में नहीं कहा, उन्होंने हलफनामा दिया है। और इस हलफनामे के बाद इस देश की न्याय व्यवस्था पर यह सवाल उठता है कि क्या वो ऐसे अपराधियों को दंडित करेगी या नहीं करेगी, या फिर वही की सरकार जो कहेगी कि वो राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात। खैर, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। नीरज जी, सवाल ये बन रहा है कि जब बीजेपी के नेता के पास पर ये लोग अंदर जाते हैं, फिर भी पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसे विपक्ष की साजिश बताता है। ये कौन से चश्मे से देखा गया कि जो नेता खुद लेके गया, उसका नाम लाइमलाइट में नहीं है, उस पार्टी से सवाल नहीं किया जा रहा है, और वो पार्टी विपक्ष से सवाल कर रही है मीडिया के जरिए कि आपने साजिश क्यों रची? इसको कैसे देख रहे हैं? वो पार्टी सरकार है, सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, वो कायर हैं, डरपोक हैं। नहीं, ये तो आपके आरोप हो गए, ये तो आरोप हो गए ना। बात पूरी करने दीजिए। नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, गद्दार हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के शब्द हैं। बीजेपी के नेता सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी के शब्द हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दार है, तानाशाह है, डरपोक है, कायर है। तानाशाही चरित्र का जो व्यक्ति होता है वो डरपोक होता ही है। उसको हर चीज़ से डर लगता है। उसको डर लगता है युवाओं से जब वो रोजगार की मांग करते हैं। उसको डर लगता है विपक्ष के नेताओं से जब वो सड़क पर उतरते हैं या फिर संसद के अंदर सवाल करते हैं। उसको डर लगता है हवाओं से, उसको डर लगता है समुद्रों से, उसको डर लगता है तमाम चीज़ों से वो डरता है। तो डरता है, वो खत्म कर देना चाहता है सब कुछ, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास ना युवाओं के सवालों का जवाब है, ना ही विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब है, ना ही सिविल सोसाइटी के सवालों का जवाब है। इसलिए वो सबको खत्म कर देना चाहता है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो ईडी, आईटी, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हो, वो उस डर को दिखाता है। तो दरअसल संसद में सुरक्षा की चूक इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से मीडिया ने इसको दिखाया। इसका केवल एक ही लाइन है, क्योंकि मीडिया एक जगह से संचालित होती है। किसी जोशी साहब का बड़ा नाम चलता है, वो उसको संचालित करते हैं। जोशी साहब शायद सरकार से ताल्लुक़ रखते ही हैं या जुड़े हुए हैं। उसके एजेंडा को मीडिया के थ्रू वो फ्लरिश कर रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं।
तो जब सरकार का मुखिया डरपोक है, जब सरकार डरी हुई है, तो सरकार सभी को खत्म करने के आदेश चलाती है और उस खत्म करने की कवायद में मीडिया कूद जाता है। संसद भवन पर जो 2023 में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो मीडिया ने दिखाया, वो असल में सरकार का डर है, जिस डर को मीडिया फैला रही है और जिस डर के कारण मीडिया एक्शन ले रही है, और कुछ है नहीं। निवेदिता, एक सवाल ये भी बनता है, क्या ये सवाल नेशनल सिक्योरिटी का था? क्या तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ये सवाल सरकार से नहीं करना चाहिए था कि वो क्या कर रही थी कि संसद के भीतर 6 लोग घुस के ऐसी हरकत कर गए? वो विपक्ष से पूछ रही है जो किसी भी तरह से सत्ता में नहीं है। ये वैसी बात हो गई कि मैं थाने में लूट हो जाए और मैं जाकर के सामने पनवाड़ी से पूछूं कि तुम क्या कर रहे थे। आप ये देखिए कि संसद पे जो कथित जो हमला कह सकते हो उसको 2023 वाला, उसमें तो बहुत कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। पुलवामा पे कितनों ने सवाल पूछा? पुलवामा पे तो खुलासा हुआ था ना कि एयरक्राफ्ट्स मांगे गए थे बाकायदा, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी बाई रोड नहीं जाता है, लेकिन मना कर दिया गया, नहीं दिया जाएगा। इनपुट था, 13 बार इनपुट आया था कि पुलवामा में हमला होगा। क्या हुआ उस इनपुट का? किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना गृह मंत्रालय ने, ना रक्षा मंत्रालय ने, किसी ने नहीं। पुलवामा हमला हुआ, खबर दी गई प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री बोले अभी मैन वर्सेस वाइल्ड कंप्लीट करने दो यार, शूटिंग अच्छे से चलनी चाहिए। लगभग 4 से 5 घंटे मोदी जो है जंगल में भाला लेकर के अपना शूट करवाते रहे थे। तो इस पे जब सवाल उठा नहीं, तो इससे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी क्या बात होगी जहां पे हमारे इतने जवान मर गए थे? और ये क्यों पूछ रहे हैं विपक्ष से सवाल? आप ये देखिए, इनको एक ये है कि मुद्दे अगर सच वाले, जो असल वाले जनता के मुद्दे हैं, अगर वो सामने आए तो फिर सरकार गिर जानी है, वोट नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इनके मालिक जो है अभी भारतीय जनता पार्टी है, सबको पता है गोदी मीडिया का मालिक कौन है, तो वो इनके कहने पे ही सवाल पूछेंगे। आपको मैं बताती हूँ, जो राहुल गांधी का इन्होंने कनेक्शन निकाला था, आपको पता है किस आधार पे निकाला था? जब जो लोग अंदर घुसे संसद में, तो राहुल गांधी खड़े होकर कैसे देख रहे थे। एक भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी इसीलिए खड़े होकर के देख रहे थे क्योंकि वो डर भी रहे थे और इनका क्योंकि कनेक्शन था, तो इसलिए राहुल गांधी दूर थे कि तुम लोग कर लो। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी? और इसको मीडिया ने बाकायदा चलाया इस बात को कि राहुल गांधी क्यों कोने में खड़े रहे। अरे तो क्या वो भी वहां पे जा करके मारपीट करे? किसी ने लिखा भी था कि कुछ गुंडे संसद में घुसे, उन्होंने देखा कि हमसे बड़े गुंडे तो यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, तो वो चाहते थे कि उसी गुंडे में वो भी शामिल हो। तो ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप देखिए ना, पुलिस जो है ये पहली बार थोड़ी ना कर रही है। आप अगर पुलिस के सामने, सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, उमर खालिद के साथ क्या हो रहा है? कितनी बार बेल जो है उनकी करवाए जा रहे हैं, पोस्टपोन करवाए जा रहे हैं, उनका हियरिंग नहीं हो पा रही है। और कई लोग जो टूटे, शहला राशिद को आप देख रहे हैं, उनके ट्वीट्स वगैरह देख रहे हैं, उनकी बातचीत देख रहे हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटे। और जहां तक बात है पुलिस की, दिल्ली पुलिस को जामिया शाहीन बाग वाला जो जब चल रहा था विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस कहा जाने लगा। क्यों कहा जा रहा था? जामिया में जब गोली चली, पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने गोली चला लेने दिया था। शाहीन बाग में एक मनचला पहुंच करके गोली चलाता है महिलाओं के ऊपर, पुलिस वहां मौजूद थी। वहां पे मौजूद जो रिपोर्टर थे उनमें से मैं एक हूं, उन्होंने देखा, पुलिस थी वहां, उन्होंने गोलियां चल जाने दी। बकायदा वो फोटोज भी वायरल हुए थे जहां पुलिस वाले ऐसे देख रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। तो ये मिल करके मुद्दा अभी, क्योंकि देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के आगे ज्ञानवापी मंदिर हो गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, जगह जगह जय श्री राम वाले चीजें चल ही रही हैं। जो विपक्ष के ठीक ठाक नेता हैं, सोरेन जैसे, उनको उठवा ही लिया गया है। तो ये मुद्दा, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लेन है, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक लेन में कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन मुद्दे की बात आई तो मुद्दे की बात पे हारेंगे। पेटीएम पे देखिए बैन लगा है, पेटीएम प्रधानमंत्री, नोटबंदी के अगले दिन प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट छपता है। कहा जाता है कि पेटीएम के मालिक को कि किंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन से, तो पेटीएम को हुआ था, जिनका चाइनीज लिंक है। तो ये सारी बातें हुई तो इनकी सरकार गिर जानी है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा करके विपक्ष भ्रष्टाचारी है, विपक्ष ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो मुद्दे ये डाइवर्ट कर रहे हैं। खैर संदीप, एक चीज तो पूछने के लिए बात बनेगी कि विपक्ष अगर इन सभी दोषों से परे है तो विपक्ष इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? विपक्ष की बात पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंच रही? और ऐसी क्या कमजोरी है विपक्ष के कैंपेन में, उनके बोलने के तरीके में, उनके लोगों में, कि उनका मैसेज पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है और जो मैसेज सत्ता पक्ष डिलीवर कर रहा है, एनी हाउ वो लोगों की टेंडेंसी बन रहा है? देखिए, विपक्ष तो जो मैसेज फैलाने में, इसलिए विपक्ष मैसेज फैलाने में असमर्थ नहीं है। जो विपक्ष का, जो देश के अंदर जरिए हैं मैसेज फैलाने के, मिनिस्ट्री मीडिया, वो एक तरीके से
सरकार का चरण चुंबक बना बैठा है। आप देखिए गांव-गांव तक जो टीवी लोगों के पास है उस पर कौन दिखाई दे रहा है? उस पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो विपक्ष है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। ममता बनर्जी यात्रा निकालती हैं, वो कोई नहीं दिखा रहा है। अखिलेश यादव तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं और लोगों को जो सीट बंटवारे में बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं दिखा रहा है कि हाँ सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई होती है, उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं, हेमंत सोरेन एक प्रकार के मतलब जिस तरीके से जैसे देश विरोधी कोई इन्होंने काम कर दिया हो कि हाँ देश के खिलाफ हो, इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाता है। तो आप कह रहे हो विपक्ष का जो मैसेज है क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? विपक्ष का मैसेज मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए तो राहुल गांधी लगातार सड़कों पर चल रहे हैं, इसलिए तो हजारों की भीड़ को लेकर वो दुकान वालों से, मजदूरों से, बच्चों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये नहीं हमें दिखा रहा है। आप देखिए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उत्पीड़न के मामले तमाम उन यात्राओं में जो उत्पीड़न के परिवार भी उनसे मिल रहे हैं, वो जब उनसे मिलके इतने मतलब न्याय के प्रति उनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ राहुल गांधी के पास मेरे लिए उम्मीद है, राहुल गांधी के प्रति वो उम्मीद देख रहा है। और पूरा मामला जो ये संसद वाला मामला है, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक शॉक देना किस तरीके की एक हिटलर शाही वाला राज पूरी तरीके से देश के अंदर लाया जा रहा है और पूरे षड्यंत्र रच के बस एक चीज़ की जा रही है, किसी भी तरीके से विपक्ष को खत्म किया जा सके। विपक्ष का कोई नाम आएगा फिर इस तरीके से दिखाया जाएगा। देखिए देश की संसद पर हमला किसने करवाया? विपक्ष ने। हो सकता है राहुल गांधी का नाम बुलवा दें, हो सकता है अरविंद केजरीवाल का नाम बुलवा दें, लेकिन कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। पुलिस किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किसकी पुलिस है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमित शाह उस गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद हलफनामा देने के बावजूद क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्योंकि वैचारिक, इसके पीछे वैचारिक सोच बहुत बड़ी है। चाहे वो जज हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, वो सारी एक विचारधारा पे चल रही है। वो विचारधारा जो चाहती नहीं गरीब मजदूर के बेटे आगे बढ़े, दलित शोषित के बेटे आगे बढ़े। तो ऐड करूं, आपने कहा कि विपक्ष क्यों आवाज नहीं पहुंचा पा रहा है या विपक्ष क्यों कमजोर दिख रहा है। अगर विपक्ष कमजोर होता तो ये जो 5 अक्यूज्ड जिन्होंने हलफनामा दायर किया है, इनसे 70 खाली पेजों पे दस्तखत नहीं करवाती सरकार। अगर विपक्ष कमजोर होता तो हेमंत सोरेन से लेकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन सबसे ईडी पूछताछ नहीं कर रही होती। अगर विपक्ष कमजोर होता तो दिल्ली सरकार के मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर नहीं होते। विपक्ष कमजोर नहीं है, इसीलिए तमाम तिकड़म सरकार को अपनाना पड़ रहा है। विपक्ष कमजोर नहीं है, इसलिए वो मैसेज पहुंचा पा रहा है। और लगातार हम देखते हैं कि भीड़ दिख रही है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी चल रही है, चाहे ममता बनर्जी ने जो सद्भावना यात्रा निकाली उसकी बात आप करें, और जब आप एनालिसिस करेंगे चुनावों का ही, सोशल मीडिया की बात करते हैं लोग कि सोशल मीडिया पे बीजेपी बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया पे जब लाइव वीडियो टेलीकास्ट हो रहे थे, लाइव स्पीचेस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की व्यूअरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंबाइंड व्यूअरशिप से ज्यादा थी। तो विपक्ष अपने मैसेजिंग को पहुंचा पा रहा है। लोगों के बीच ये धारणा बन चुकी है और उनको पता पड़ चुका है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया है, इनको सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो लोग ऑल्टरनेटिव मीडिया पे शिफ्ट हुए और यही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द का कारण है, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई मीडिया क्या काम कर रहा है, मीडिया किसका पीआर कर रहा है। इसलिए जब वो ऑल्टरनेटिव मीडिया पे शिफ्ट होते हैं तो सवाल है, ऑल्टरनेटिव मीडिया पे सवाल है, आलोचना है, समीक्षाएं हैं। इससे सरकार डरती है क्योंकि विपक्ष मजबूत दिखाई देता है। तो यहां यह कहना कि विपक्ष कमजोर है, दरअसल हम एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त बात यह दिखती है मुझे, और एक गलत धारणा को मजबूत करने वाली बात है। और अगर विपक्ष कमजोर होता तो जिस तरह से चंडीगढ़ में इन्होंने ऑन लाइव कैमरा हत्या की है लोकतंत्र की, विपक्ष कमजोर नहीं है। ये इतने डरे हुए हैं कि ये किसी भी स्तर पे उतर जाएंगे। टॉर्चर करवाना और गलत डॉक्यूमेंट लाना तो छोड़ ही दीजिए, ये जब वोट खारिज करवा दे रहे हैं अधिकारियों से सामने बैठा करके, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इतने डरे हुए हैं। तो एक मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विपक्ष का मतलब राजनीतिक दल सिर्फ नहीं है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। विपक्ष एक पूरा परिसर है, उन सारी संस्थाओं का है जो सरकार पर अंकुश रखते हैं। मतलब न्यायपालिका भी विपक्ष का एक हिस्सा है, मीडिया भी विपक्ष का एक हिस्सा है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिनको ये अधिकार है कि सरकार से सवाल करें। सीएजी जैसे हुआ, एक ज़माने में सीएजी की एक गलत रिपोर्ट की वजह से मनमोहन सरकार पूरी तरह से बदनाम हो गई, और आज वो सीएजी जो विनोद राय साहब उस समय थे, कह रहे थे हमसे गलती हो गई, गणना में 1,76,000 करोड़ की जो बात उन्होंने कही थी कोल स्कैम की, वो गलत निकला, वो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। ये आज प्रूव हो चुका है। लेकिन उस समय सीएजी को यह अधिकार था कि वो सरकार पर सवाल करे, और मीडिया ने उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया
आया हम सबको याद है। तो विपक्ष सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं है, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार पर तो है एक तरह से, जो वो नहीं अगर करती है तो न्यायपालिका पर भी है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी है और विपक्ष पर भी है, नागरिकों पर और हम सारे नागरिकों पर है। अगर हम अपने आंख के सामने देख रहे हैं कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ तो जनता सड़क पर आएगी, यह भी विपक्ष की एक बात है। मान लीजिए विपक्ष, सारा विपक्ष किसी भी कारण से चुपचाप बैठ जाए तो क्या इस देश का नागरिक विद्रोह नहीं करेगा? क्या वो सवाल नहीं उठाएगा? राजनीतिक दल विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज उठाने का एक माध्यम है, लेकिन एकमात्र माध्यम नहीं है, यह हमें सोचना चाहिए। और इसलिए जब आप विपक्ष को कमजोर कहते हैं तो वो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि जितनी बाकी संस्थाएं हैं उस सब पर इस सरकार ने कब्जा कर लिया है। और जो ये लोग राम की बात बहुत करते हैं, राममय देश और जय श्री राम, राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम ने क्या कहा? जो अनीति कुछ भाषाओं भाई, जो अनीति कुछ भाषाओं भाई, तो मैं मोहि बरझों, तो मैं बरझों भय बिसराई। यानी अगर मैं भी कुछ गलत बोलता हूं तो सभी भय को से मुक्त होकर मुझे टोकिए। तो जो राम राज्य की बात करते हैं ये उसकी भी बुनियादी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो यहां पर भारत का लोकतंत्र संकट में है, विपक्ष संकट में नहीं है। विपक्ष का जो होगा देखा जाएगा, लोकतंत्र का क्या होगा यह सबसे बड़ा सवाल है। तो खैर, इस चर्चा में जिस मुद्दे की बात थी उसके सबसे खास बात यह कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाना किस तरह से मानवाधिकारों को भी चुनौती है और लोकतंत्र के भीतर जितने अधिकार हैं नागरिकों के उनको भी चुनौती है। इसके साथ साथ चुनौती इस चीज की भी है कि सच्चाई को किस तरह पुलिस के दबाव से दबाया जा रहा है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सभी चीजें आपके सामने हैं। हमारी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वहां पर राय दीजिए अपनी, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट्स आपको मिले और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे कल की न्यूज रूम चर्चा में। धन्यवाद।